Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज हमने एक और ऑर्गेनेली डिस्कस करना है जिसका टाइटल है गोल्जी ऑपरेटर्स। तो बेसिकली जितने भी हम ऑर्गेनेली डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको नाम किस वजह से दिया जाता है। जैसे गोल्जी ऑपरेटर्स है, इसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। तो इसको नाम किस बिहाफ पे दिया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन हु डिस्कवर्ड इट, कि जिस शख्स ने इसको डिस्कवर किया है उसकी बिहाफ पे इसको नाम दिया गया। वो इटालियन फिजिशियन, एक इटली का डॉक्टर था जिसका नाम है कैमिलो गोल्जी, और 1898 के अंदर इसने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि ये तकरीबन सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, वर्चुअली गालबन सारे, यानी हमारा जहनी तौर पे ये बात तस्लीम हम करते हैं कि ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होते, इसकी लॉजिक क्या है? तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मेम्ब्रेन्स हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जिसमें मेम्ब्रेन्स हो, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो चूंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। उसके बाद स्ट्रक्चर। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपने थोड़ा सा मुख्तलिफ वर्ड्स पे गौर करना है। सबसे पहले हम एक एक वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले ये स्टैक है, यानी गुच्छा है, ढेर है। और गुच्छा किसका है? फ्लैटेंड। अच्छा, फ्लैटेंड को भी डिस्कस करते हैं। पहले सैक्स, ये थैलियों का एक गुच्छा है या बोरियों का एक गुच्छा है। उसके बाद वो बोरियां बनी किससे हुई हैं? मेम्ब्रेन, यानी जैसे हमारी जो बोरी है वो रस्सी से बनी होती है या रस्सी वाले धागों से मिलकर बनी होती है। तो ये वाली ऐसी बोरियां हैं जो किससे मिलकर बनी है? मेम्ब्रेन। तो यहाँ एक ऐसी थैली जो मेम्ब्रेन से बनी हुई है और वो काफ़ी सारी बोरियां इकट्ठी हों, तो इसको हम कहते हैं ये स्टैक है। फ्लैट एंड से क्या मुराद है? फ्लैट एंड, जैसे एक बोरी को आप खाली कर दें तो वो फ्लैट हो जाती। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि ये खाली बोरियों का एक गुच्छा है जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे, जैसे अगर काफ़ी सारी बोरियां जो खाली हो एक दूसरे के ऊपर ऐसे तय लगा के रख दें तो ये गुच्छा सा बन जाएगा। इस गुच्छे को हम कहते हैं इस गुच्छे को हम कहते हैं ये गोल्जी ऑपरेटर्स है। और इसकी मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी कहा जाता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है, यानी जो हम कहते हैं ना ये बोरियां मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुई है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये सिस्टर्नी कहलाते हैं। अब सिस्टर्नी का वर्ड हमने एक जगह और डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिकॉल करें कि हमने ये कहाँ डिस्कस किया है। जी, फ़ौरन ही आपके जहन में आया होगा कि हमने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिस्कस किया था। तो सिस्टर्नी, अब इसके रीज़न भी हम देखेंगे कि इसको सिस्टर्नी इसको भी कहा जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी सिस्टर्नी कहा जाता है। तो इसके रीज़न अभी हम थोड़ी सी देर बाद देखेंगे। तो इस लाइन की आपको समझ आनी चाहिए कि ये एक ऐसी बोरियां हैं जो मेम्ब्रेन से मिलके बनी हैं और एक दूसरे के ऊपर वो सीधी रखी हैं, और सीधी रखी जाने की वजह से जो गुच्छा बनता है ये बिल्कुल इसी तरह नज़र आते हैं। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे के ऊपर बोरियां रखी हैं। इसी तरह ये आप इसको दूसरे अंदाज में भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स। ये ऐसी ट्यूब्यूल्स का एक सिस्टम है जो आपस में लिंक है, यानी इसमें से मटेरियल एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब के अंदर जाएगा। अराउंड ए सेंट्रल स्टैक का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब दो बातें हैं जो हमने बाद में डिस्कस करनी है। एक सिस्टर्नी को सिस्टर्नी, इसकी मेम्ब्रेन को भी सिस्टर्नी कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को भी सिस्टर्नी कहा जाता है, उसकी वजह क्या है, और दूसरी अराउंड ए सेंट्रल स्टैक का मतलब क्या है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से याद करना है। इसके हर वर्ड्स का कोई ना कोई मतलब है। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन की तरफ, और इससे से हमने अपने दो पॉइंट्स निकालने हैं। ये वाला जो अराउंड सेंट्रल स्टैक और इसको सिस्टर्नी क्यों कहा जाता है। सबसे पहले आप ये समझें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास एक ऐसी चीज़ कोई भी हमारे पास, अगर आप फैक्ट्री का सिनेरियो देखें तो फैक्ट्री के अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, बाज़ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री के
दो डिपार्टमेंट ड्रा कर देता हूं। एक उसका होता है प्रोडक्शन यूनिट और एक उसका होता है प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक हो? तो प्रोडक्शन यूनिट में क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट में चीजें बन रही होती। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट से क्या मुराद है कि वो चीजें बन के प्रोसेसिंग यूनिट में आती हैं। ये प्रोसेसिंग यूनिट उनको फिर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, चेक करता है, उसकी क्वालिटी को चेक करता है, अगर उसमें कमी बेशी हो उसको इम्प्रूव करता है और इम्प्रूव करने के बाद उसको हतमी शक्ल देता है। और वो कोई भी अच्छी कंपनी, जो ब्रांडेड कंपनी जिसको हम कहते हैं, जो उसके ब्रांड अच्छे होते हैं, वो कभी भी मार्केट में खाली प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती बल्कि उसको हमेशा पैक करके लॉन्च करती है। तो चीज़ें किस में बनती है, प्रोडक्शन यूनिट। कोई आपसे सवाल पूछे कि प्रोडक्शन यूनिट में चीज़ें क्यों बनती हैं, तो आपने फ़ौरन जवाब देना है ये मशीनरी वहाँ होती है, क्योंकि चीज़ों को प्रोड्यूस करने की मशीनरी किस में होती है, प्रोडक्शन यूनिट। जब चीज़ें बन जाती हैं, बहुत बड़ा जब कारखाना हो तो उसमें अक्सर प्रोडक्शन यूनिट अलहदा होता है, प्रोसेसिंग यूनिट अलहदा होता है। तो देखने में ये आया कि प्रोडक्शन यूनिट से चीज़ें बन के कुछ रेडियो के ज़रिए से ये आती हैं प्रोसेसिंग यूनिट में। तो प्रोसेसिंग यूनिट इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इसको फाइनल हतमी शक्ल देके उसके बाद फिर इसको पैक करके चीज़ों को आगे गाड़ियों की शक्ल में इसको बाहर भेज देते हैं, अपनी कंपनी से बाहर भेजते। तो बिल्कुल जस्ट लाइक ए फैक्ट्री और ब्रांडेड फैक्ट्री जिसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की मटेरियल तैयार होता है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग होती है, हमारा सेल भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी की तरह काम करता है। अब देखना यह है कि इस सेल का प्रोडक्शन यूनिट कौन सा है और प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है, और प्रोडक्शन यूनिट को प्रोडक्शन यूनिट क्यों कहा। बेसिकली हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसकी डिटेल हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये सेल का प्रोडक्शन यूनिट है। और जो ये वाला गोल्जी अपरेटस है, ये सेल का आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग यूनिट है। अब इसको प्रोडक्शन यूनिट क्यों कहा गया, क्योंकि इस पे मशीनरी है। मशीनरी से क्या मुराद है, इस पे राइबोसोम्स है जिन्होंने प्रोटीन्स बनानी, और प्रोटीन्स फिर जब बन जाती हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर स्मूथ में आती हैं, और स्मूथ में फिर ये बड के जरिए से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के एंड्स में, टिप्स में ये सारी प्रोडक्ट आती हैं, वहाँ से बड्स निकलते हैं और बड्स आके फिर गोल्जी अपरेटस पे आके फ्यूज होते हैं ऐसे। तो आप ये समझ लें कि ये जो हमारे पास गुच्छा है ये इनके बड्स के मिलने से बनता है, इनके बड्स के मिलने से बनता है। तो अब देखें कि हमारे पास ये बर्ड्स आके यहाँ मिल रहे हैं, और ये क्या है, बेसिकली ये सिस्टर्नी सेपरेट हो रहे हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब ये सिस्टर्नी डिटैच होंगे, अलहदा होंगे, और ये फ्यूज करेंगे इस गोल्जी अपरेटस की साइड की तरफ, तो आप ये समझ लें कि इसके सिस्टर्नी इधर आके मिल गए। तो इसी वजह से ये जो सारा गुच्छा बना है, ये जो सारा गुच्छा बना है, ये इन वेजिकल्स के मिलने से बना है। चूंकि सिस्टर्नी टूटे हैं और यहाँ के सिस्टर्नी अटैच होकर उन्होंने ये गुच्छा बनाया है, इस वजह से इनकी मेम्ब्रेन को भी हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। अब दूसरे चीज़ क्या रहेगी, अराउंड ए सेंट्रल स्टैक, इसको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यही बात लिखी गई है कि राइबोसोम पर मटेरियल बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड्स निकलते हैं, वो बड्स आके गोल्जी अपरेटस पर फ्यूज होते हैं, यहाँ फ्यूज होते हैं। तो फॉर्मेशन क्या, ये जो सिस्टर्नी का गुच्छा बना है आर कंटिन्यूसली फॉर्म, ये मुसलसल बन रहा है। किन चीज़ों से बन रहा है, बाय द फ्यूजन ऑफ वेजिकल, उन वेजिकल्स के मिलने से बनता है। प्रोबेबली जिनके बारे में हम ख्याल करते हैं डिराइव, वो निकले हैं फ्रॉम बडिंग ऑफ एससीआर की बडिंग से निकले। तो ये जो सिस्टर्नी का गुच्छा है ये उन वेजिकल के फ्यूजन मिलने से बनता है जो प्रोबेबली ड्राइव फ्रॉम बडिंग ऑफ एससीआर, जो एससीआर की बडिंग से निकले हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसकी मेम्ब्रेन को भी सिस्टर्नी कहा जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को भी सिस्टर्नी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास वो गोल्जी अपरेटस की साइड जहां ये आके जुड़ रहे हैं उसको फॉर्मिंग फेज कहा जाता है।
फॉर्मिंग फेज का। उसके बाद इसमें जब चीज़ें गुजरती हैं, इन ट्यूब्यूल से होती हुई गुजरती हैं, जब इन ट्यूब्यूल से होती हुई गुजरती हैं तो इनको हतमी शक्ल दी जाती, इनकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जाता है। जैसे चिप्स की फैक्ट्री हो, चिप्स बन के आती है प्रोडक्शन यूनिट में, आगे फिर जो ही प्रोसेसिंग यूनिट में आते हैं उसमें मिर्च मसाला ऐड किया जाता है। हालांकि चिप्स का मटेरियल आलू है, मिर्च मसाला उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए है ताकि वो मज़ेदार हो जाए। अगर आप मिर्च मसाले ऐड ना करें तो हो सकता है वो खाने के काबिल ही ना हो। फिर उसके बाद जब बाहर लॉन्च किया जाता है, मार्केट में भेजा जाता है, तो वो पैक करके भेजा जाता है। तो जब ये गोल्जी ऑपरेटर से चीज़ गुजर रही होती है तो इसको हतमी शक्ल दी जाती है, इसकी मज़ीद क्वालिटी को बेहतर बनाया जाता है। उसके बाद जब क्वालिटी बेहतर बन जाती है तो ये सारी प्रोडक्ट आप कह सकते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के एंड्स में आके जमा होना शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद बर्ड की शक्ल में ये अलहदा हो जाती है। अब ये वो मटेरियल है जिसको पैक किया गया है और इस मटेरियल ने सेल में भी इस्तेमाल होना है, सेल से बाहर भी जाके इस्तेमाल होना है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि हमारा ये जो सेल है ये जस्ट लाइक ए फैक्ट्री काम करता है, एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। और ये वाली जो साइड जहाँ से ये वेदिकल अलहदा हो रहे हैं इसको मैचुरेशन फेज कहा जाता है, मैचुरेशन फेज कहा जाता है। तो यहाँ आपने जब मैच्योर बड़ा होना, और आपने अक्सर देखा होगा जब चीज़ बहुत ही बड़ी हो जाती है वो टूटना शुरू हो जाती है। जैसे इंसान बुढ़ापे में अगर पहुँच जाए, कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो जाए तो उसके दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, पलकें झड़ना शुरू हो जाती हैं, स्किन उखड़ना शुरू हो जाती है। तो आप ये इसी से याद रखेंगे, जब चीज़ बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल पे मैच्योर हो जाती है, जब उसको बुढ़ापा आ जाता है तो इस वजह से वो चीज़ वहाँ से टूटना शुरू हो जाती है। तो आप ये समझ लें कि ये वाला हिस्सा गोल्जी ऑपरेटर्स का बचपन है, ये नौजवानी है, ये जवानी है, ये बुढ़ापा है और ये बुढ़ापे की पीक है और यहाँ से चीज़ें झड़ना शुरू हो गई। तो ये मैच्योरेशन फेज। उसके बाद फॉर्मिंग फेज को इसको क्यों कहा गया? क्योंकि यह चीज़ें आके फॉर्म कर रही हैं, बन रहा है ये, और मैच्योर यहाँ से चीज़ टूट रही है। अच्छा, ये वाली जो साइड है ये इसकी आउटर साइड कंसीडर की जाती है। फॉर्मिंग फेज आउटर साइड है। अगर आप देखें कि इसकी जो शेप मैंने यहाँ ड्रा की है ये आपको कन्वेक्स लेंस की तरह नज़र आती है, जिस वजह से ये कन्वेक्स सरफेस है और ये वाली कनकेव सरफेस, और ये अंदर की तरफ है। तो ये बात अपने जहन में रखनी है, फॉर्मिंग फेस आउटर सरफेस है, कन्वेक्स है और यहाँ वेजिकल्स आके जुड़ते हैं। तो मैच्योरेशन फेस ये इनर सरफेस है, कनकेव है और यहाँ से वेजिकल्स निकलते हैं। तो ये तीन बड़े डिफरेंस है जो फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस के दरमियान लिख सकते हैं। तो पहले ये आउटर, उसके बाद ये कन्वेक्स, ब्लेब्स, ये जो बड निकलते हैं जो SCR से निकलते हैं, SCR की टिप से निकलते हैं, ब्लेबिंग भी इसको कहा जाता है, बडिंग भी इसको कहा जाता है, दोनों टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लेब्स फ्रॉम टिप ऑफ SCR फ्यूज विद गोल्जी ऑपरेटर्स सिस्टर्नी एट फॉर्मिंग फेस। तो जो ब्लेब्स या बर्ड्स जो निकलते हैं SCR से वो गोल्जी ऑपरेटर्स की सिस्टर्नी के साथ फॉर्मिंग फेज पे मिलते हैं। और मैच्योरिंग फेज, अच्छा इसको सिस फेज भी कहा जाता है, ये आपने इनके एक और नाम याद रखना है, ये इसको ट्रांस फेज भी कहा जाता है। और ये इनर होती है, कनकेव होती है। उसके बाद जो गोल्जी वेजिकल्स हैं, गोल्जी वेजिकल्स आर पिंच्ड ऑफ, ये निकलते हैं, उखड़ते हैं फ्रॉम द मैच्योरेशन फेज। और जो गोल्जी वेजिकल है इनको ट्रांसपोर्ट वेजिकल भी कहा जाता है, इनको सेक्रेटरी वेजिकल भी कहा जाता है। तो ये 3-4 नाम हैं जो आपने जहन में रखने हैं। इनको गोल्जी वेजिकल भी कहा जाता है, इनको ट्रांसपोर्ट, इनको सेक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। अब हुआ क्या है यहाँ, एक पॉइंट और आपने जहन में रख। अब हम बताने लगे अराउंड ए सेंट्रल स्टैक। आप इसकी मिसाल ऐसे लें, जैसे आपके पास एक टैंकी है, उसमें 10 लीटर पानी है, यहाँ एक ओपनिंग है, यहाँ एक ओपनिंग है। अगर यहाँ 1 लीटर पानी दाखिल हो और यहाँ से 1 लीटर पानी निकल जाए तो आप क्या ख्याल है आपका, यहाँ कितना पानी बच जाएगा? तो फ़ौरन ही जहन में आएगा, चूंकि 1 लीटर दाखिल और 1 लीटर निकल रहा है, यहाँ 10 लीटर ही रहेगा। अगर फिर मैं कहता हूँ यहाँ 3 लीटर दाखिल हो, 3 लीटर यहाँ से निकल जाए तो यहाँ कितना रहेगा? तो ये दरमियाना पानी उतना ही रहेगा, लेकिन क्या यहाँ चीज़ ऐड हो रही है, यहाँ से चीज़ निकल रही है। अगर ये सिलसिला मुसलसल होता रहे
तो ऐसे लगेगा पानी यहां से दाखिल हो रहा है, यहां से निकल रहा है, कि ये फ्रॉम ए ओपनिंग टू बी ओपनिंग मूव कर रहा है। तो इसी तरह चीज यहां से दाखिल हो रही है और यहां से निकल रही है, यहां से दाखिल हो रही है। तो ऐसे लगता है जैसे जो गोल्जी अपरेटस है ये आउटर, क्योंकि फॉर्मिंग साइड के आउटर साइड से इनर साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो यही बात यहां लिखी हुई है, द होल स्टैक, ये जो पूरा गुच्छा है जिसमें सिस्टर्नी मौजूद है, इज मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर फेस, वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। और जो यहां दिया गया अराउंड ए सेंट्रल स्टैक, इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी ट्यूब्यूल्स हैं, दरमियान में एक गुच्छा पड़ा है, दरमियान में एक गुच्छा पड़ा है, उस गुच्छे में एडिशन भी हो रही है, उस गुच्छे में निकल भी रहा है, एडिशन भी हो रही है, उस गुच्छे से निकल भी रहा है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं अराउंड ए सेंट्रल स्टैक, के दरमियान में गुच्छा पड़ा है और ये गुच्छा ट्यूब्यूल्स का है, और उस ट्यूब्यूल में चीजें ऐड भी हो रही हैं, उससे निकल भी रहे। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, उसके बाद अगर इस गुच्छे के साथ हम इन छोटे छोटे वेजिकल्स को भी शामिल कर लें तो ये गोल्जी अपरेटस प्लस गोल्जी वेजिकल्स, इसको गोल्जी वेजिकल कहा जाता है, इन दोनों को मिला के जो चीज़ बनती है उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। द स्टैक ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का गुच्छा along with associated वेजिकल, अगर उसमें वेजिकल्स को भी शामिल कर लिया जाए, इस कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। फंक्शंस, जी फंक्शन हम डिटेल से अभी डिस्कस कर चुके हैं, जो इसके हमने यहाँ वर्किंग डिस्कस की है वो उसका फंक्शन है कि सेल की जो सिक्रीशन है, सेल जो बाहर चीज़ें सिक्रीट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो वाइट ब्लड सेल हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इसी तरह जो हमारा पेंक्रियाज है वो आप कह सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे इंजाइम रिलीज़ करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसने डाइजेशन में हेल्प करनी होती है। हर वो सेल, यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने याद रखना है, हर वो सेल जिसने चीज़ों को बाहर रिलीज करना होता है, सिक्रीशन करनी होती है। देखिए ना, हर बॉडी का हर सेल इक्वली सिक्रीशन तो नहीं करता, हमारे स्किन के सेल्स बाहर तो कोई सिक्रीशन नहीं करते। तो हर वो सेल जिन्होंने सिक्रीशन करके अपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, उनमें गोल्जी अपरेटस की क्वांटिटी बाकी सेल की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले सेल सिक्रीशन क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जिनको बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जाता है। तो सेल सिक्रीशन आर प्रोडक्ट्स, ये कैसी प्रोडक्ट्स हैं जो किसमें बनती है, गोल्जी अपरेटस में। और बनती कैसे हैं, सबसे पहले फॉर्मेशन कैसी होती है, सिक्रीशन आर प्रोडक्ट फॉर्म विद इन सेल ऑन राइबोसोम्स, राइबोसोम पर बनती हैं, फिर सेल से बाहर एक्सपोर्ट आउट हो जाती हैं। यानी एक्सपोर्ट आउट का मतलब है सेल से बाहर चली जाती हैं। और किससे गुजर के जाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गुजर के जाती है और गोल्जी अपरेटस से गुजर के जाती है। लेकिन जब ये आती है गोल्जी अपरेटस के अंदर, तो गोल्जी अपरेटस इनको ऐसे नहीं गुजरने देता, बल्कि इनको प्रॉपरली इनकी फाइनलाइज फॉर्म चेक करता है, क्या ये बाहर भेजने के काबिल हैं या नहीं है। अगर कोई कमी बेशी है तो उसको इम्प्रूव करके उसको हतमी शक्ल देके फिर पैकिंग करता है, और पैकिंग के बाद वो बाहर भेजता है। ये इवन सेल के अंदर भी जब उनसे फंक्शन लेना हो तो वो पैकिंग के ज़रिए से ही सेल के अंदर भेजेगा। यानी गोल्जी अपरेटस से जो भी मटेरियल बाहर निकलेगा, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का आप कह सकते हैं फैक्ट्री की तरह लुक शो करता है कि ये हमेशा बाहर जब भी कोई चीज़ भेजनी है वो पैक करके भेजेगा। तो सिक्रीशन इज़ कन्वर्टेड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, कि जब ये सिक्रीशन आती है गोल्जी अपरेटस के अंदर, उसको हतमी शक्ल दी जाती है फिनिश प्रोडक्ट, और उसके बाद उसको पैक किया जाता है विद इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर पैक किया जाता है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, मैमल्स के अंदर पेंक्रियास कुछ ग्रैन्यूल्स बनाता है, कुछ गोल्जी वेजिकल्स बनाता है, और इस गोल्जी वेजिकल्स में वो एंजाइम होते हैं जिन्होंने डाइजेशन में हेल्प करनी है, और ये ग्रैन्यूल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनकी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है, हर वो चीज़, हर वो प्रोटीन, हर वो एंजाइम जिसने सेल से बाहर जाना है और बाहर जाके फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे एंटीबॉडीज़ की मैंने मिसाल दी, वो सेल से बाहर आएगा, ब्लड में आएगा, वहाँ जाके काम करता है। तो हर वो आप कह सकते हैं प्रोटीन, हर वो एंजाइम्स जिसने सेल से बाहर जाके काम करना है, इट हैज़ टू पास थ्रू द गोल्जी अपरेटस, इसको गोल्जी अपरेटस से गुजरना पड़ेगा। तो यही बात लिखी, द प्रोटीन और एंजाइम विच हैव टू ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल हैव पास थ्रू द गोल्जी अपरेटस। यानी सेल इतना ज़बरदस्त फैक्ट्री की तरह काम करता है कि हर प्रोटीन, हर एंजाइम को वो पैक करके बाहर भेजता है। उसके बाद कंजुगेटेड मालिक्यूल, जब
प्रोटीन्स और लिपिड्स गोल्जी अपरेटस के पास आते हैं, तो गोल्जी अपरेटस इनको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करते हैं और मॉडिफाई करके ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो सेल सिक्रीशन है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की शक्ल में होती है। ये हमने चैप्टर नंबर 2 के में कंजुगेटेड जो मॉलिक्यूल था उसमें डिस्कस भी किया था कि मोस्ट ऑफ द सेल सिक्रीशन आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स लिपिड और प्रोटीन को कैसे ग्लाइकोप्रोटीन में उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देगा, कन्वर्टिंग देम इनटू द ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको। तो इसका मतलब है ये फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में को बनाने में भी इसका रोल है। उसके बाद सेल वॉल, प्लांट के अंदर जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन से पहले गोल्जी अपरेटस से वेसिकल्स निकलते हैं, वही वेसिकल सेल के बाहर डिपॉजिट होके और सेल के सेंटर में डिपॉजिट होके सेल वॉल बनाते हैं। तो आप ये समझ लें कि प्लांट सेल के अंदर इसका एक रोल और भी है कि ये सेल वॉल बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है और इस वजह से इसको डिक्टायोसोम कहा जाता है, डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। तो इसकी फॉर्मेशन मैं अभी बता रहा हूँ, फिर अगले लेक्चर में हम उसकी डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ टोटली इस फंक्शन को डिस्कस कर लिया है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, लाइसोसोम हम अगला ऑर्गेनेली है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें हम 2 टर्म इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम बेसिकली ये छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड गोल्जी वेसिकल्स हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं एक छोटा सा मेम्ब्रेन बाउंड थैली है, सैक है और उसके अंदर क्या है, एंजाइम। तो एंजाइम बनते हैं ये राइबोसोम्स के ऊपर और फिर आते हैं RER से SER में, SER के बाद जाते हैं ये गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और वहाँ से बड की शक्ल में ये गोल्जी वेसिकल की शक्ल में ये अलहदा होते हैं और इन गोल्जी वेसिकल को प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं अभी हमने जो डिस्कस किया है गोल्जी अपरेटस, उसके मैच्योरिंग फेज से जो वेसिकल्स निकलते हैं उनमें कुछ वेसिकल्स प्राइमरी लाइसोसोम भी होते हैं, कुछ वेसिकल्स प्राइमरी लाइसोसोम भी होते हैं जिन्होंने बॉडी सेल के अंदर या सेल से बाहर डाइजेशन का काम करना होता है, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना होता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में भी इन्वॉल्व है गोल्जी अपरेटस। तो ये आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी अपरेटस, इंतहाई कंसेप्चुअल, इंतहाई इम्पॉर्टेंट, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो लाइसोसोम का है, उसको इंशाल्लाह अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.